हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या निफ्टी इस साल यानी 2025 में 30,000 तक पहुंच सकता है? अब ये कोई हवाई बात नहीं है। कुछ बड़े-बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और अगर सब कुछ सही रहा तो निफ्टी 30,000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या टारगेट दिए हैं, निफ्टी के बुल केस, बेस केस और बियर केस क्या हैं, कौन-कौन से सेक्टर इस रैली में लीड कर सकते हैं और क्या हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर निवेश करना चाहिए या नहीं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी 2025 जो ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट है। क्या 30,000 पॉसिबल है? सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है कि अब ब्रोकरेज हाउसेज निफ्टी के लिए टारगेट देते हैं तो वे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, अर्निंग ग्रोथ, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन मल्टीपल्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड इन सबको नज़र में रखते हैं और अपने एनालिसिस करके इनके अनुसार निकालते हैं। अब देखते हैं कि प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेस ने निफ्टी के लिए 2025 का क्या टारगेट दिया है। तो पहला है सिटी बैंक। सिटी बैंक के अनुसार निफ्टी 2025 के अंत तक 26,000 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वर्तमान लेवल से करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका कारण क्या दिया है उन्होंने कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते फोकस से कंपनियों के रेवेन्यू में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी। अब दूसरी की बात करते हैं कि भारतीय कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी जिससे बाजार में तेजी आएगी। फिर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना है और नहीं भी है, जिससे भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो बढ़ेगा। अब जेपी मॉर्गन का देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो जेपी मॉर्गन ने मेनली 3 संभावनाएँ दी हैं। पहला, बियर केस में यानी कि नकारात्मक स्थिति में। अगर बाजार में कोई बड़ा झटका लगता है, जैसे रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में गिरावट आती है, तो निफ्टी 21,000 तक गिर सकता है। यानी लगभग 10 से 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है और अगर इसी तरह की वो रही तो निफ्टी 18,000 तक भी टच कर सकता है। फिर सेकंड क्या है, बेस केस मतलब सामान्य स्थिति। निफ्टी 26,500 तक जा सकता है, यानी 13 से 15% की सामान्य रिटर्न की उम्मीद है यहाँ पे। इसमें बेस केस में क्या है कि अगर मौजूदा आर्थिक स्थिति बनी रहती है, जो अभी सामान्य स्थिति चल रही है और भारत की ग्रोथ स्टेबल रहती है, तो निफ्टी 26,500 तक जा सकता है। अब बुल केस की बात करते हैं, यानी तेजी वाली स्थिति में। अगर बाजार में जबरदस्त पॉजिटिविटी बनी रहती है, ब्याज दरों में कटौती होती है, विदेशी निवेशक एफआईआईज पैसा लगाते हैं, तो बाजार और कंपनियों की अर्निंग्स भी उम्मीद से बेहतर आती है, तो निफ्टी 30,000 तक भी पहुंच सकता है, यानी 30% का रिटर्न संभव है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो 2025 में निफ्टी 30,000 तक जा सकता है। अब आपके लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि निफ्टी 30,000 तक पहुंच सकता है? आप इस रैली का फ़ायदा कैसे उठाएँगे? एसआईपी या लमसम निवेश में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। क्या निफ्टी 30,000 मतलब जो उसका लेवल है वो पॉसिबल है और ये कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि ये हो सकता है? तो अब देखते हैं कि शेयर बाज़ार में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता। लेकिन अगर कुछ बड़े फैक्टर सही दिशा में काम करें, तो निफ्टी 2025 में 30,000 तक पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आइए उन फैक्टर को डिटेल में समझते हैं, इस रैली को जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला है जीडीपी ग्रोथ, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। तो दोस्तों सर जीडीपी की ग्रोथ अगर अच्छी रहेगी, तो अपनी ये जो लेवल है ये आसानी से आ सकते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ में से एक होगी और किसी देशों में इतनी तेज ग्रोथ नहीं है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सीधा असर कंपनियों की अर्निंग्स पर पड़ता है। अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, तो उनके शेयर्स प्राइस भी ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी भारत की ग्रोथ को पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही तो निफ्टी की तेजी जारी रहेगी। अब सेकंड की बात करते हैं, गवर्नमेंट कैपेक्स से सरकारी खर्चा बढ़ेगा तो ग्रोथ आएगी। देखिए, सरकार मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है।
बजट 2025 में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कही गई है और जो पिछले बजट में मिला था इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही मिला है। रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसी स्कीम में इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। इसके साथ ही सरकार ने जो टैक्स में छूट दी है 12 लाख तक दी है, ये भी एक मतलब एक तरीके से मार्केट को बूस्ट देने की बात है। साथ में आरबीआई ने रेट कट किया है और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाई है। तो ये भी एक कारण है। पूरी दुनिया में एफआईआई ने अभी अक्टूबर से जो बिकवाली चालू की है, 2 से 3 लाख करोड़ का माल बेच दिया। उनको इतनी लिक्विडिटी और कहाँ मिलेगी? तो ये इस कारण से भारत की एक मतलब ये जो लेवल्स हैं, आगे टच कर सकता है। ये उसके लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा सरकार खर्च करेगी, उतना ही कॉर्पोरेट सेक्टर भी ग्रोथ देता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट कट, ब्याज दरों में कमी से तेजी आएगी। तो अमेरिका और भारत दोनों जगह रेट कटौती होने की संभावना है। अमेरिका में तो थोड़ा कम हो गई है, भारत में तो है ही। अभी पिछली बार भी की है आरबीआई ने और फिर करेंगी। अगर ब्याज दरें घटती हैं तो इसके 2 बड़े फायदे होंगे। कंपनियों के लिए सस्ते लोन मिलेंगे जिससे उनका एक्सपेंशन और ग्रोथ तेज होगी। निवेशकों के लिए एफडी और बॉन्ड्स कम आकर्षक बनेंगे जिससे लोग ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, जिससे प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। अगर ब्याज दरें कम होती है तो शेयर बाजार में पैसा आना तय है दोस्तों। फिर चौथे की बात करते हैं, एफआईआई इन्फ्लोज, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। पहली चीज़ तो अभी आपने जो देखा होगा कि अक्टूबर से लेके अभी तक बिकवाली चल रही है अच्छी खासी। लेकिन ये बिकवाली नहीं है, ये उनका प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है और इस समय थोड़ा अमेरिकन मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। इसलिए लेकिन अमेरिकन जो आप डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, उसमें अमेरिकन मार्केट सबसे ऊपर है, वो नीचे आएगा, ये 200% के ऊपर निकल गया है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर किसी देश का शेयर मार्केट का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देश का 120% से ऊपर चले जाए तो उसमें डर का माहौल आ जाता है। उसमें फिर अपने आप को वो कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और भारत का ऑलरेडी बहुत कम आ चुका है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि जो सरकार की पॉलिसी है और जो अभी यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील्स साइन होने वाली है, उस कारण से एफआईआई का भरोसा फिर से बढ़ रहा है। तो वो भारत में फिर पैसा लगा रहे हैं और आपको ऑलरेडी बता दें कि 1991 तक एफआईआई ने मार्केट में 12 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उनका जो 12 लाख करोड़ रुपए है वो लगभग 90 लाख करोड़ हो गया है। उसको उन्होंने अभी बेचा है तो थोड़ा-सा वैल्यूएशन में कमी आई है। तो एफआईआई को भारत में पैसा लगा रहे हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है और चीन की अर्थव्यवस्था स्लो हो रही है जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर भारत को एक बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझिए, भारत अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है। जो अभी सरकार का टारगेट है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड बनना है और यहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, तो हमारी कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो हमको आगे बढ़ना ही है। ये तो मार्केट में छोटी-मोटी गिरावटें, करेक्शन होते हैं, जैसे हम साँस लेते हैं ना, इस तरह मार्केट भी साँस लेना है। मार्केट का साँस लेना क्या है? ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना। तो इससे भयभीत नहीं होना है। हमें सही स्ट्रेटजी के रूप में और सही स्टॉक्स जो फंडामेंटली सही हो, उसमें बाइंग करनी है और उसमें सही तरीके से बाइंग करनी है। कब हमने अपने वीडियो में बताया है कि आपको सही स्टॉक्स कैसे चुनने हैं, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर, राडार, हर एक चीज़ बताई है। आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा इंडेक्स बताए हैं कि आप इंडेक्स में कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, सभी चीज़ें। तो हमें ये करना है और इनका भरोसा तो मजबूत ही है। चाइना में समस्या ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। आप वहाँ पैसा लगाएँगे, कल के दिन वो मार्केट नीचे हो गया, तो वहाँ पे किसी को भरोसा नहीं है। दूसरा, जो विश्व के देश हैं, उनको चाइना पे भरोसा नहीं, क्योंकि चाइना अगर कल बढ़ेगा तो उससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में खतरा है, क्योंकि वो एग्रेसिव वाला देश है और टोटल डिक्टेटरशिप है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है। भारत ने कई बार बोला है कि हमारी ग्रोथ से विश्व को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे चलते हैं। तो इसलिए इनका भरोसा भारत में ज़्यादा है। तो अगर एफआईआई भारत में लगातार पैसा लगाते रहते हैं तो निफ्टी को 30,000 तक ले जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। और ये तो अभी देखिए भारत में 2030 तक इतना पैसा आने वाला है ना, ये भी बेस बन रहा है। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लैक रॉक, जिसका 11 ट्रिलियन मतलब वो है एसेट जो मैनेज करती है, वो जियो फंड के साथ यहाँ ब्रोकरेज और एएमसी बना रही है। तो उनको दिख रहा है हमारे हर साल मार्केट में हर महीने 50,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए एसआईपी से आ रहा है। फिर पेंशन फंड, ये सब का तो अलग से ही है। नॉर्वे का पेंशन फंड भारत में लग रहा है, कनाडा का पेंशन फंड भारत में लग रहा है, अमेरिका का पेंशन फंड भारत में लग रहा है, स्विट्जरलैंड का पेंशन फंड भारत में लग रहा है। तो ये सब क्या है, उनको ग्रोथ चाहिए। तो हमें भी सही तरीके से देखिए, जब आप पैनिक आती है ना मार्केट में, तो आप बेच देते हैं, तो आपका पैसा भारत के बाहर चला जाता है।
आप बेचे, उसको नीचे में खरीद लिया एफआईआईज ने, तो उनका यही मुद्दा रहता है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पैसा गवाते हैं वो भारत के बाहर जाता है। वो लोग तो एआई सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं। तो आपको पैनिक में भेजना नहीं है, आप एक एज अ व्यापारी की तरह सोचिए कि आपका माल है, अभी भले सस्ता हो गया है, लेकिन उसको आपको प्रॉफिट में ही बेचना है। इससे आप भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे पाएंगे और शेयर मार्केट को भी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। कॉर्पोरेट अर्निंग, मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा कि भारत के मार्केट में कितनी ग्रोथ हो सकती है। एक मैं आपको प्रोजेक्शन बता दूं, जो अभी अपने बाजार का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ से थोड़ा कम है अभी, वो 2030 तक कह रहे हैं 1000 करोड़ लाख करोड़ का हो जाएगा, और 2047 तक 10,000 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये सब गोल्डमैन की इन सब की ही रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे नहीं कि रिपोर्ट हवा में आ जाती है, उनको पैसा डालना रहता है, इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। अब कॉर्पोरेट्स अर्निंग की बात करते हैं कि कंपनियों का प्रॉफिट अगर ग्रो करेगा, आखिर में सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ। अगर कंपनियों का प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है तो उनकी वैल्यूएशन पर और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी। 2024 में निफ्टी 50 की कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ 2024-25 में करीब 15 से 18% रहने का अनुमान है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। और अगर इससे ज़्यादा रहती है तब तो फिर वो सोने पे सुहागा है। अब कंपनियों के लिए का प्रॉफिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही निफ्टी ऊपर जाएगा। तो क्या, अब यहाँ पे बात करते हैं 30,000 पॉसिबल है निफ्टी के लिए? हाँ, अगर ये सारे फैक्टर सही तरीके से काम करेंगे तो निफ्टी 2025 में 30,000 टच करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फैक्टर में दिक्कत आई, जैसे कि जीडीपी स्लो हुई, ब्याज दरें नहीं घटाई गई, एफआईआई ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो ये टारगेट मुश्किल भी हो सकता है। फिर जो हमने टारगेट दिए हैं निफ्टी के, वहां तक पहुंच सकता है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर चमक सकते हैं। जब निफ्टी 30,000 जाएगा तो उसमें कौन कौन से बेस बनेंगे। तो अगर निफ्टी को 30,000 तक जाना है तो कुछ सेक्टर इसमें लीड करेंगे, कुछ खास खास सेक्टर इस बुलन को सपोर्ट करेंगे। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस और विश्लेषकों का मानना है कि कुछ ये सेक्टर्स रहेंगे जो मतलब इसको सपोर्ट करेंगे और निवेशकों को सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल बैंक और एनबीएफसी क्यों चमकेंगे। ये सेक्टर्स हैं, अब ये क्यों चमकेंगे। अगर निफ्टी को 30,000 तक जाना है तो सबसे बड़ा रोल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का होगा। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला, क्रेडिट ग्रोथ। भारत में लोन लेने की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। रिटेल लोन में जो होम लोन और कार लोन आते हैं और कॉरपोरेट लोन, दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा है रेट कट्स का फायदा। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंकिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सस्ते लोन होंगे और उससे डिमांड बढ़ेगी। फिर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, इसकी बात करें तो बड़े बड़े बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और कुछ एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस पहले ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी को 30,000 तक जाना है तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस सबसे अहम होगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के कैपेक्स प्लान से फायदा दे सकती है। हाँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के कैपेक्स प्लान से फायदा मिल सकता है आपको। तो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इस सेक्टर को सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बना सकता है। बजट 2025 पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। सरकार ने रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, पोर्ट, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भारी खर्चा कर रही है। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बूस्ट, एल&टी, साइमेंस, एबीबी, बीएचईएल जैसी कंपनियों को कैपेक्स से सीधा फायदा होगा। सीमेंट और स्टील सेक्टर को भी फायदा मिलेगा सपोर्ट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों को भी डिमांड बढ़ती है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन कि अगर सरकार का कैपेक्स प्लान मजबूत रहा तो ये सेक्टर शानदार रिटर्न दे सकते हैं, और इनसे बेस बना के निफ्टी भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फिर इसके बाद कर थर्ड सेक्टर की, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर। ये नई ग्रोथ स्टोरी लिख सकते हैं दोस्तों। पिछले कुछ सालों में फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर थोड़े स्लो रहे हैं, लेकिन अब उनमें नया बूम देखने को मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरी हेल्थ स्कीम पर फोकस बढ़ा रही है सरकार, जिससे इस सेक्टर में पैसा आ सकता है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट बूम। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका और यूरोप में तेजी से ग्रो कर रही हैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और बायोकॉन जैसी कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर यूएस इसमें ट्रेड लगाता है फार्मा प्रोडक्ट में, तो ये इनका परफॉर्मेंस थोड़ा घट भी सकता है। फिर मिड टेक और डायग्नोस्टिक की डिमांड। डायग्नोस्टिक, थायरो केयर और डॉक्टर पैथ लैब्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर भी ग्रोथ ट्रेंड में रहेंगी। तो अगर हेल्थ सेक्टर में पॉलिसी सपोर्ट मिलता है तो इसमें तेजी आ सकती है।
फिर लास्ट है फोर्थ, रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें ब्याज दरें कम होने से इसमें बूम आ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर 2024-25 में बहुत तेजी पकड़ सकता है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट कट। अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो होम लोन सस्ते होंगे, जिससे ज़्यादा लोग घर खरीदेंगे। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड। भारत में बढ़ती आबादी और अर्बनाइजेशन से हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे अभी सरकार ने रेट्स कट्स की भी बात की है, तो लोग घर अगर उसमें मतलब जो टैक्स लेती है उसमें वो बढ़ाया है इनकम का दायरा। तो अगर इसमें देखिए लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आरईटीआईएस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में उछाल। ऑफिस ऑफिस स्पेस, मॉल्स और वेयर हाउस में निवेश बढ़ रहा है, जिससे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा जैसी कंपनियों को फायदा हो रहा है। अगर ब्याज दरें घटती हैं और हाउसिंग डिमांड बनी रहती है तो रियल एस्टेट सेक्टर जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए? अगर आप इस बुल रैली में इन सेक्टर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जैसे एचडीएफसी बैंक, इसमें बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी में एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, बजाज फाइनेंस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी, सीमेंस, बीएचईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील। हेल्थ केयर और फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बायोकॉन। रियल एस्टेट में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, माइक्रोटेक डेवलपर्स आदि हैं। ये यहाँ पे एक नोट है कि यह निवेश के लिए सलाह नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अगर आपको कोई भी निवेश करना है तो पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो क्या ये सेक्टर निफ्टी को 30,000 तक ले जा सकते हैं? अगर इन सेक्टरों में ग्रोथ बनी रहती है तो निफ्टी का 30,000 पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई नेगेटिव इवेंट हुआ, ब्याज दरें नहीं घटी या सरकार के कैपेक्स प्लान में देरी हुई, तो यह लक्ष्य मुश्किल भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। पूरी रणनीति समझिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें इस मौके पर निवेश करना चाहिए? तो निफ्टी 30,000 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपको इस समय निवेश करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब आपकी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन, रिस्क अपडेट और मार्केट की वोलेटिलिटी पर निर्भर करता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए? भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। 7+% जीडीपी ग्रोथ, मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सरकारी कैपेक्स प्लान भारतीय इक्विटी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म अपसाइड। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म अपसाइड, भारत की मैंने आपको ग्रोथ स्टोरी के बारे में बता दिया है। पहले तो आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा का निवेश करना है, तो यह बाजार में निवेश करने का अच्छा समय माना जा सकता है। फिर बताया कि लॉन्ग टर्म निवेश के क्या क्या फायदे हैं, कि ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म अपसाइड्स हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी आती रहेगी, लेकिन लंबे समय में भारतीय शेयर बाजार हमेशा ग्रो ही होगा। फिर कंपाउंडिंग का फायदा दोस्तों, कंपाउंडिंग का फायदा, अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आप मार्केट के अलग अलग स्तरों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एवरेज प्राइस कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी या ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश कर एक अच्छा फैसला हो सकता है आपका। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जोखिम क्या है? अगर आप 6 महीने से 2 साल के लिए छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार रहना जरूरी है। इसमें आपको यह है कि पूरा कैश में काम करना है, और दूसरी चीज़, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए आपको अपना स्टॉक्स बेचना नहीं, स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है। और कैसी स्ट्रेटजी होती है हमने ऑलरेडी वीडियो में बताएं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिर 60 में संभावित रिस्क क्या है? कि बाजार कभी भी करेक्शन में जा सकता है, जैसे 2024 के चुनाव में हुआ था। ग्लोबल इवेंट जैसे अमेरिका के रेट्स कट्स, अमेरिका के टैरिफ वॉर और युद्ध जैसी स्थिति, और क्रूड ऑयल प्राइसेस का असर मार्केट पर पड़ेगा। इसमें हमने बताया कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग रख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के थ्रू, और गोल्ड बीज और सिल्वर बीज बताया है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पैसे निकालने हैं तो नुकसान हो सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार उतार चढ़ाव ज़्यादा देता है, जिससे अचानक निवेश बेचने पर नुकसान होता है। फिर एफआईआई का मूड बदल सकता है। अगर ग्लोबल निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो निफ्टी में गिरावट आ जाती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड को समझना क्यों जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस होता है। पहला, कम निवेश करें जब मार्केट में अच्छे स्टॉक सही वैल्यूएशन पर मिल रहे हों। ठीक है ना? जब मार्केट में गिरावट यानी कि करेक्शन आए, ताकि आपको कम दाम पर खरीदारी करने का मौका मिले। जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म में हो। फिर कब बचना चाहिए? जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट यानी कि ओवर वैल्यूड हो चुका हो।
अगर आप इमोशनल होकर फैसले ले रहे हो, अगर आप जल्दी रिटर्न की उम्मीद में बिना रिसर्च के निवेश कर रहे हो। फिर चौथा कि हाँ, तो अगर आप सोच समझकर रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सफल होगा दोस्तों। अब चौथे एसआईपी क्यों सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए? एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि मार्केट के उतार-चढ़ाव से यह आपको बचाता है। हर महीने एक तय रकम लगाने से मार्केट के हाई लो से असर कम हो जाता है। फिर कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप एसआईपी को 5 से 10 साल तक जारी रख सकते हैं तो यह आपको बहुत बड़ा फंड बना के दे सकती है। फिर कम रिस्क और ज़्यादा डिसिप्लिन। एक मुश्त इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग का रिस्क होता है, जबकि एसआईपी आपको मार्केट की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एसआईपी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। निष्कर्ष देखिए, अगर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए वही बताता हूँ, लेकिन अगर आप लमसम में अगर करना चाहते हैं तो एसटीटी चुन सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब वो उसमें आपका पैसा 6 महीने में धीरे-धीरे इन्वेस्ट होता है और पहले लिक्विड फंड में लगा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 से 10 साल के लिए, तो एसआईपी से निवेश करें और मार्केट की गिरफ्तार खरीदारी के मौके को देखें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं 6 महीने से 2 साल के लिए, तो केवल उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो टेक्निकली और फंडामेंटली रूप से मजबूत हैं, और स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने से बचें, पहले एसआईपी से निवेश करें। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो एसआईपी से निवेश करें और फिर धीरे-धीरे स्टॉक्स में अपना निवेश बढ़ाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको एसआईपी से शुरुआत करनी है। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आप इस निवेश करने के लिए तैयार हैं इस समय? और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी? एसआईपी या लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए और पैनिक में बिकवाली मत कीजिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? निफ्टी 2025 में 30,000 तक जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ला से सकते हैं, जो आपका नॉलेज बढ़ा सकता है और उससे आप अपनी वेल्थ खुद बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।